वो कहता है ना कि मुंह काला करके आ गया है, तो वो चीज़। दूसरी चीज़, अब मेहनत से भी चेहरा खाली काला गंदे कामों से नहीं होता है, मेहनत से भी चेहरा काला होता है। फेस देख रहे हैं, ये आज से 4 साल पहले ब्राइट था, मुझे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी जब मैं पोस्ट चढ़ाता था, लेकिन आज मैं 4 फिल्टर इस्तेमाल करता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मैंने, हाँ, मैं फिल्टर इस्तेमाल करता हूँ, वो इस वजह मुझे बड़ा फख्र है कि मैं फिल्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा चेहरा मेरी मेहनत की वजह से काला हो गया। तो ये दो चीजों से काला चेहरा होता है। एक चीज से, जब आप कोई नेगेटिव काम करते हैं तो आप, उन्हें मन में बनाया होता है कि हमें इतने घंटे के बाद हमें वॉशरूम निकलना है, वो चीज पता नहीं होती उन्हें कि हमें रिलीज कब करना है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल है, कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल है, जो हमारे खिलाड़ियों की ये कदर ही नहीं हो रही। जो हमारे पास टैलेंट है, जो खिलाड़ी है, आईपीएल में एक टीम होनी चाहिए थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कमेंट्री करना इज़ अ वेरी इजी जॉब, माइक उठाओ, कैमरा के सामने जाओ, एवं कैमरा तो खुद की तरफ होता भी नहीं है, वो प्लेयर्स की तरफ होता है, आप पीछे से बोलते जाओ। लेकिन कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका एक कमेंटेटर को ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये आए दिन आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल फलां कमेंटेटर को बैन कर दिया गया, उस कमेंटेटर को बैन कर दिया गया जो खुद नहीं चल सकते, 2 पैर से डिसेबल है। तो ये चीज, वो भी फिर एफर्ट्स देखिए ना, आप ग्राउंड में डालते कैसे हैं। आपने बोला कि स्पाइन इंजरी होने के बावजूद वो ड्राइवे मारते हैं व्हीलचेयर से उठ के। आप यकीन नहीं करेंगे, उन व्हीलचेयर क्रिकेटर्स में स्पाइन इंजरी वाले व्हीलचेयर क्रिकेटर भी हैं जिन्हें स्पाइन इंजरी है, और यहाँ से वेस्ट से नीचे अगर आप उनकी टांगे भी काट देंगे ना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। आज तक मैं आपको बता दूं कि मेरे काम में मुझे आज तक कोई सिंपैथिकली मुझे किसी ने नहीं लिया है। अगर किसी ने इनवाइट किया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम हैविंग इन माई सेल्फ। सो इस बुनियाद पे मुझे लिया गया है। खुशामदीद मुलाकात के और एक शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ एक कश्मीर वादी की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हालांकि बहुत बार आपकी स्क्रीन पे आए हैं, आप इनकी शक्ल पहचानते होंगे, आप इनकी आवाज़ पहचानते होंगे। बहुत टाइम तक जो है कश्मीर में, J&K में लोकल क्रिकेट जो भी खेला जाता था उनमें कमेंट्री करते थे, लेकिन हाल ही में इनको जो है इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग में मौका मिला कमेंट्री करने का और अपना हुनर दिखाने का। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। क्या आपकी ज़िंदगी में जो है इतना बड़ा वक्त आया, इतना अच्छा टाइम आया कि आपने अपने जो भी आपका हुनर है वो आपको नेशनली आपको दिखाने का मौका मिला। लेकिन उससे पहले क्या हम इस बारे में बात करें, सबसे पहले इस व्हीलचेयर लीग के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपको ये ऑफ़र मिला और उनकी नज़र स्पेशली आप पे कैसे पड़ी। बहुत शुक्रिया सर आपका, और व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। तो आपका जो सवाल है कि मैं किस तरह से इनके कांटेक्ट में आया, बिल्कुल। देखिए, जब से मैंने स्टार्ट किया है बैक इन 2021 जून, तो उसके बाद से मेरा बहुत लंबा सफ़र चला लोकल क्रिकेट में। बिल्कुल। धीरे धीरे आवाज़ जो है वो बाहर निकलती गई और एक रिकॉग्निशन मिलती गई, सुनने वालों का अटेंशन ग्रैब होता गया। उसके बाद से अचानक से जो एक क्रिकेट बोर्ड है, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनका नेटवर्क थ्रू आउट इंडिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें 2 तरीके की क्रिकेट खिलाई जाती है, एक स्टैंडिंग, एक व्हीलचेयर। तो मुझे सबसे पहले मौका इन्होंने दिया, जम्मू में एक नेशनल टूर्नामेंट हुआ था। तो उसमें मुझे कमेंट्री करने का जब मौका मिला, तो इन्होंने जब इनके ऑफिशियल्स ने जब मेरी कमेंट्री सुनी, दे गॉट इम्प्रेस्ड बाय माय वॉइस, द स्किल्स ऑफ माय कमेंट्री। तो उन्हें लगा कि नहीं, हमें इससे आगे भी मौका देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मतलब जब आप तैयार होते हैं किसी चीज़ के लिए, जब आपने मेहनत की होती है, तो जब आपको फिर प्लेटफॉर्म मिलता है तो बस आपको परफॉर्म करना होता है। रातों रात ही पॉसिबल नहीं होता है। ये सबसे पहले मैंने अपने आप को इसके काबिल बनाया था। उसके बाद से जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला, बिकॉज मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि अपॉर्चुनिस्ट बनने की आप कोशिश करना लाइफ में, क्योंकि जब भी जहाँ कहीं भी मौका मिले उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना, उसको उस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देना, क्योंकि ये वो ऐसा फील्ड है, ऐसा काम है जहाँ पर आपको मौके की ज़रूरत होती है, और ये जो कोई भी चांस होता है उसको पहला और आखिरी चांस मान के चलना चाहिए। वैसे ही मेरे लिए वो चांस था, और वहाँ पे जाके मैंने
आप यकीन नहीं करेंगे, जम्मू में मुझे जहाँ जिस कमेंट्री बॉक्स पे चढ़ना पड़ता था, वो एक लेडर थी, उस लेडर पे मुझे पहले चढ़ना पड़ता था, जैसे वो जिस पे आम इंसान नहीं चढ़ सकता है, वो तकरीबन 25 स्टेप्स मुझे चढ़ने पड़ते थे ऊपर विदाउट एनी यस कमेंट्री के लिए। वो एक आर्टिफिशियल बनाया हुआ होता है एक स्टैंड, तो उसकी वो स्टेप्स वाली जो लेडर होती है, मेरे लिए आप खुद सोचें, एक स्पेशली एबल्ड के लिए जो अपने पैरों पे सही से चल नहीं सकता है, जो क्रैचेस का सहारा लेके चले, तो उसको 25 स्टेप्स मैं सुबह चढ़ता था उस पर और शाम को 6 बजे वापस करता था। मैं खाना वाना वगैरह उधर ही खाता था, वो भी कड़ी धूप में, ऊपर कुछ भी नहीं था। तो वो वहाँ पे जब मैंने 2-3 दिन कमेंट्री करी, तो वहाँ पे उन्होंने जब मेरा वो काम देखा, मेरी कमेंट्री को सुना, तो उन्होंने मुझे फिर दोबारा से चांस दिया। गुजरात में एक और नेशनल टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें भी मैंने कमेंट्री की, और इस तरह से इनके साथ एक नेटवर्क जुड़ता गया। और इनको भी जब बाकी लोगों ने जब मुझे वहाँ पे सुना, लोकल जो भी थे, तो उन्होंने इनको मेरे बारे में एक अच्छा फीडबैक दिया कि ये बहुत अच्छी कमेंट्री करता है, हमने पहली बार ऐसी कमेंट्री सुनी है। तो ये उनके अल्फाज है, मैं अपने अल्फाज नहीं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद से उन्हें लगा कि नहीं, हमने किसी एक प्रोफेशनल बंदे को लाया है जिसकी कमेंट्री लोग पसंद करते हैं सुनना, ना कि सिंपैथी वाइज, बल्कि बिल्कुल भी नहीं। आज तक मैं आपको बता दूं कि मेरे काम में मुझे आज तक कोई सिंपैथिकली मुझे किसी ने नहीं लिया है। अगर किसी ने इनवाइट किया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम हैविंग इन माई सेल्फ। सो इस बुनियाद पे मुझे लिया गया है। तो उसके बाद वहाँ पे जब उनके साथ कांटेक्ट हुआ, ये सिलसिला चलता गया। तो फिर बात आई इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग की। जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग होता है, इसी तरह से इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग। यहाँ पे व्हीलचेयर क्रिकेटर्स जो हैं भारत के, लगभग 150 व्हीलचेयर क्रिकेटर्स इनका नेटवर्क है, जिसमें लगभग 8 टीमें हैं, अलग अलग रियासतों से, अलग अलग स्टेट से। तो वो टीमें फिर इस इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट करती हैं, नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करती हैं, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एक मुट्ठी, एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली द्वारका में, जिनके चेयरमैन हैं मिस्टर मुकेश सिन्हा सर और उनकी वाइफ सुधा सिन्हा जी। तो वो एक बड़ा नेटवर्क लेके इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं इन अकॉर्डेंस विद दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो टीमें वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। 8 टीमें पूरे हिंदुस्तान भर से, 150 व्हीलचेयर क्रिकेटर्स का ये नेटवर्क है। तो वहाँ पे फिर वो इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग एक बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज होता है। जब उन्होंने भी मेरी कमेंट्री सुनी, दे इनवाइटेड मी, और उन्होंने मुझे सारा कुछ फैसिलिटेट किया, चाहे ट्रैवल हो, चाहे रहने खाने पीने का वगैरह, जो भी, बिल्कुल फुली अकोमोडेशन। और ऊपर से अब मतलब वहाँ पे जितनी मुझे इज़्ज़त मिली, मेरे प्रोफेशन को इज़्ज़त मिली, जितना मुझे वहाँ पे बढ़ावा मिला, और वहाँ उनकी तरफ से जो प्यार मिला मुझे, दैट वाज इनक्रेडिबल। एंड मैं थ्रू आउट माई लाइफ, जहाँ तक भी मेरा कमेंट्री करियर जाएगा, मैं उस चीज़ को कभी भूलूंगा नहीं। तो वहाँ पे मुझे मौका मिला, एंड दिस वाज माई सेकंड सीजन देयर। पिछले साल भी वहाँ पे मुझे इन्वाइट किया गया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस मुझे इस साल भी उन्होंने इन्वाइट किया, एंड दे गॉट मी एज ऑफिशियल कमेंटेटर फॉर इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, उन व्हीलचेयर क्रिकेटर्स के साथ चलना जो मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि वहाँ पे जो है सारे व्हीलचेयर पे ही बैठ के जो है क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में, और इतनी कड़ी धूप में, बहुत ज़्यादा धूप भी होती है, तो आपसे जानना चाहेंगे वो अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं और उनके लिए कितना मुश्किल होता है ये क्रिकेट खेलना। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, आमतौर पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं अपनी लोकेलिटी में, तो जो इंसान ठीक ठाक होते हैं, फिजिकली तंदुरुस्त होते हैं, फिर भी वो अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन लोग मुझे इंस्पिरेशन समझते हैं। बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं या मैसेजेस करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बाय यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यूथ्स। बट मेरा खुद से अगर मुझे कोई सवाल पूछे मेरे इंस्पिरेशंस कौन है, तो मेरे इंस्पिरेशंस वही व्हीलचेयर क्रिकेटर्स हैं, जो आप यकीन नहीं करेंगे, उन व्हीलचेयर क्रिकेटर्स में स्पाइन इंजरी वाले व्हीलचेयर क्रिकेटर भी हैं, जिन्हें स्पाइन इंजरी है, और यहाँ से वेस्ट से नीचे अगर आप उनकी टांगे भी काट देंगे ना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ, उनके साथ सोया हूँ, वहाँ पे शेयर किया है सब कुछ, डिनर टेबल शेयर किया है, लंच शेयर किया है, बेड शेयर किया। तो बहुत मतलब कि मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स को मैंने समझा है। हालांकि मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाया नहीं है, बट आई फील देयर पेन इन माई ओन हार्ट। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो स्पाइन वाले जिन्हें ये भी पता नहीं है कि मतलब हमें वॉशरूम कब जाना है, तो हमें ये सब चीज़ें
वो एक उन्हें मन में बनाया होता है कि हमें इतने घंटे के बाद हमें वॉशरूम निकलना है, वो चीज़ पता नहीं होती उन्हें कि हमें रिलीज कब करना है, ठीक है। तो उन क्रिकेटर्स के साथ आप ये सोच के चलिए, अगर यहाँ पे अपनी लोकेलिटी में अगर मैं बात करूँ तो अगर उस कंडीशन में कोई और होगा ना, मुझे नहीं लगता कि वो बाहर जाएगा। ऊपर से तो खेलने की दूर की बात है, वो भी अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे टेम्परेचर होता है। अभी हाल ही में मैं वहाँ से वापस आया हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे वहाँ के टेम्परेचर के, तो किस टेम्परेचर में मैंने कमेंट्री किया। बट दैट वाज नॉट वेरी टफ फॉर मी, बिकॉज मैं अब एक प्रोफेशन ये होल्ड कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे बर्दाश्त करना है, मुझे बिल्कुल माइंड सेट बन जाता है, मुझे पता है मुझे बर्दाश्त करना है, चाहे कितनी भी गर्मी, चाहे ऊपर से आग आए, चाहे मैं नीचे जलूँ या जिंदा रहूँ या मरूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है उस बात की। एक पैशन लेके जब इंसान चलता है, और जब मैं उनको देखता हूं कि कहीं ना कहीं इस बंदे की आधी बॉडी में जान है ही नहीं, तो जब ये खेल सकता है इतनी धूप में, सो व्हाई कांट आई कमेंटेड, मैं कमेंट्री क्यों नहीं कर सकता? तो वो चीज हैरान कर देने वाली है, हाउ दे ट्रैवल, व्हील चेयर लेके वो कैसे ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, तो कई स्टेट से आते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है उन्होंने, फिर भी एक एग्जाम्पल उन्होंने फिक्स की है। और यकीन मानिए उस व्हीलचेयर क्रिकेट को वहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, चाहे स्कूल्स हो, चाहे जो भी बिजनेस यूनिट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, वो उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं और वहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, जो उन्हें बहुत ज़्यादा एक फैमिली की तरह वो चलता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन मतलब सेटअप उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो ये खाली इंडिया में होता है, ये चीज़ आप बाकी बाहर नहीं देखेंगे, आप पड़ोसी ममालिक में नहीं देखेंगे, आप बाकी कंट्रीज़ में नहीं देखेंगे। व्हीलचेयर क्रिकेट इज़ ओनली एग्जिस्टिंग इन इंडिया, एंड दैट टू इन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वहाँ आप यकीन नहीं करेंगे वो व्हीलचेयर क्रिकेटर्स वहाँ पे आना पसंद करते हैं। बिसाइड्स दे आर हैविंग मेनी काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, जो खुद नहीं चल सकते, दो पैर से डिसेबल है। तो ये चीज वो भी फिर एफर्ट्स देखिए ना, आप ग्राउंड में डालते कैसे हैं? आपने बोला कि स्पाइन इंजरी होने के बावजूद वो ड्राइवे मारते हैं व्हीलचेयर से उठ के। मैंने सबसे पूछा है कि भाई आपको ये इंजरी कैसे आई है? आदू ने कहा कि हम दूसरी स्टोरी से गिर गए हैं, हमारे ऊपर ये चीज़ गिरी है, हम इस तरीके से बेकार है। आदू की टांगे कटी हुई हैं। अब बिल्कुल आदू की दोनों टांगे नहीं हैं, वो इतना बेहतरीन खेलते हैं, यकीन नहीं करेंगे आप। अभी हाल ही में जो वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज़ जिसको चुना गया, मैन ऑफ द मैच जिसने 3 सेंचुरीज वहाँ पे बनाई, 2 LED TV उनको अवार्ड दे दिए गए, वो कश्मीर के ही हमारे हैं, रोमेसर उनका नाम है। तो एक टांग से वो स्पेशली एबल्ड है, एक टांग बिल्कुल है ही नहीं। तो मैंने अक्सर देखा जब उनके पोस्टर्स यहाँ पे चढ़ा करते थे तो लोग उन्हें वो तानाबाजी करते थे, वो ताने देते थे कि इसको घर से निकलना ही क्यों है, ये क्यों करता है, ये इसको नहीं खेलना चाहिए, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो मैं वहाँ पे हैरान हो गया कि मेंटालिटी है क्या लोगों की। अब उसी बंदे को देखिए, वो मैन ऑफ द सीरीज लेके आ गया, वो मैन ऑफ द सीरीज दो LED TV वहां से उसको लाना। मैंने उसको बोला कि भाई आप ये ले कैसे जाओगे घर? तो उसने बोला कि आप कैसे भी करके इसको ले जाना, मैं यहाँ तो फेंक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक छोटा मोटा अवार्ड मिला, वहां से मुझे 15 बंदों को बोलना पड़ा कि मुझे हेल्प कीजिए, थोड़ा सा इसको यहाँ से वहां ले जाइए। लेकिन आप देखिए मेंटालिटी लोगों की। मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ यहाँ कश्मीर के लोगों को, प्लीज खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, ऐसा जो भी शख्स सामने आएगा, डू सपोर्ट हिम। बिल्कुल, आप उस बंदे को आपने क्रिटिसाइज, आप अभी भी वो वीडियो अगर निकाल लेंगे, वहां पे नीचे कमेंट्स देखेंगे आप। मैंने उसको वो वीडियो के लिए पता नहीं किसी बंदे ने ग्राउंड में उठाई थी, वो खेल रहा था वहां पे, तो बहुत सारे लोगों ने उसको नेगेटिव कमेंट्स किए थे कि इसको घर पे बैठना चाहिए, क्यों अपने आप की ये तजलील कर रहा है, जलालत कर रहा है वगैरह ये चीज़। वही बंदा मैन ऑफ द सीरीज लेके आ गया है इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग में। तो ये क्या मतलब हमारे कश्मीर के लिए फख्र की बात है? नहीं। बिल्कुल, तो ये चीज मैं बोलता हूं कि जब तक लोग माइंडसेट अपना चेंज नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नहीं हो सकता है, कौम का कुछ नहीं हो सकता है, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, हमें क्या करना है, अब हमें हिम्मत करनी है, ये बैरियर्स तोड़ने हैं और आगे चलना है। बिकॉज मैं बार बार कहता हूँ, हर स्टेज पे कहता हूँ कि डिसेबिलिटी इज नॉट इनेबिलिटी। ये लोगों के मन में इनेबिलिटी है, डिसेबल पर्सन के मन में नहीं है। हम में इतनी हिम्मत होती है, मैं आई कैन फील, हम में इतनी हिम्मत होती है कुछ कर दिखाने की, जो मेरा ख्याल है कि एक आम इंसान, जो एक काहिल इंसान होता है, सुस्त इंसान होता है, उसमें नहीं होती है। तो वहां से आप देखिए कि कौन से लोग व्हीलचेयर, आपने देखा, आपने कभी तस्वीर किया होगा कि व्हीलचेयर पर बैठने वाले जो चल नहीं सकते,
दे कैन टू बी एथलीट्स, वो भी एथलीट हो सकते हैं, वो भी क्रिकेटर्स हो सकते हैं। तो ये एक अकल को हैरान कर देने वाली चीज है। अभी जो हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ, क्या उसमें व्हीलचेयर कैटेगरी नहीं होती है टेनिस में? व्हीलचेयर सिंगल, मेन सिंगल होते हैं, वुमेन्स सिंगल होते हैं, डबल्स होते हैं, एक और कैटेगरी होती है व्हीलचेयर की। तो कहीं ना कहीं जब जो बाहर के लोग ये माइंडसेट लेकर चले हुए हैं कि हमें इनको भी साथ साथ लेकर चलना है। यहाँ पे आपसे इरफान साहब जानना चाहूँगा, आपने इनकी बात की कि कश्मीर का होके भी, मैन ऑफ द सीरीज़ होके भी उनको जो है तंज कसा गया, लेकिन आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा यहाँ के माहौल में और बाहर के माहौल में आपको डिफरेंस क्या लगी? वहाँ पे इनको कितना सपोर्ट दिया जाता है और यहाँ पे इनको कितना डिग्रेड किया जाता है एज पर योर स्टेटमेंट? देखिए भाई, मैं तो यही कहूँगा कि हमें यहाँ टनल से यहाँ उस पार नहीं इस पार अपनी सोच बदलनी होगी इसके रिगार्डिंग। बिकॉज मैंने जब देखा तभी मैंने बोला, हालांकि मैं बैठ के कमेंट्री करता हूँ, मुझे कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिला है। आई बिलीव, मैं पूरा यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह कर दूंगा, मेरे काम को पूरे कश्मीर ने पसंद किया। पहले कश्मीरियों ने पसंद किया, कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर ने पसंद किया, बाद में बाहर के लोगों ने पसंद किया। रिकग्निशन यहीं से मिली। मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का। लेकिन वो बंदे को, बेचारे को देखिए, क्योंकि स्पेशल एबिलिटी क्रिकेट होती है। जैसे जब वो लोग सोचेंगे हम जैसे क्रिकेटर्स के बारे में, ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में जो एक टांग से महरूम है, वो मैन ऑफ द सीरीज लेके आएंगे इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग में, तो हम अपनी सोच क्यों नहीं बदलेंगे? मैं तो समझता हूं कि जब बाहर होते हैं टूर्नामेंट्स, यहाँ पे भी होने चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से, यहाँ के बड़े बड़े जो फोर्सेस है, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे हमारे आपको तो फैसिलिटेशन भी दिया गया, फैसिलिटेशन, जी बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जब उनका माइंडसेट चेंज है, जब वो तैयार कर रहे हैं, जब वो तैयार है ये सब करने के लिए, तो हम तैयार क्यों नहीं है ये सब देने के लिए? बिल्कुल, ये माइंडसेट हमें चेंज करना है, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद भी, मैं हालांकि जब मैं उसको देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मतलब किस हालत में, मतलब कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे अपनी तकलीफ लगती ही नहीं है। मुझे खुद नजर, मैं खुद भी घर पे जाके अपने वालिद साहब से बोलता हूं कि मतलब मुझे बड़ा मजा आता है, इतना मजा मुझे लोकल क्रिकेट में नहीं आता है, लोकल क्रिकेटर्स के साथ नहीं आता है जो फिजिकली फिट है, जितना मजा मुझे उन एथलीट्स के साथ आता है। क्योंकि वहां पे मुझे अपनी जिंदगी का एहसास होता है कि मैं कहाँ हूं और ये कहाँ है। आप तो फिर भी अपने भरोसे चल सकते हो, किसी के सहारे की जितना मैं ऊपर वाले का शुक्र करूं उतना कम है कि मतलब मैं बहुत बेहतर हूं फिजिकली उनसे, जो वहां पे वो मैदान में 50 डिग्री गर्मी में जून के महीने में दिल्ली में वो क्रिकेट खेलते हैं। 10 दिन चलता है वो टूर्नामेंट, वो खेलते हैं और थकान का बिल्कुल भी एहसास नहीं, और ये चीज़ एहसास नहीं दिलाते हैं कि हम किसी चीज़ से महरूम है और हम में कोई कमज़ोरी है। अब यकीन देखिए, सर्च करके देखिए, बस हमें एनकरेज करने की ज़रूरत है और हमें आगे आने की ज़रूरत है, और मोस्टली हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, ट्रैवल की आपने बात छेड़ी कि कितना मुश्किल होता है व्हीलचेयर पे, जितने भी प्लेयर्स या कोई भी आम इंसान व्हीलचेयर पे सफ़र जब करता है कितनी ज़्यादा मुश्किलें आती है। आपने भी हाल ही में ट्रैवल किया वंदे भारत ट्रेन से, मैंने आपका पोस्ट देखा था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर उसके बारे में आप बताएं। देखिए, जो मैंने पीछे इस महीने में अभी हाल ही में टूर्नामेंट कंक्लूड करके आया हूँ, दैट वाज नॉट माय फर्स्ट टाइम टू ट्रैवल आउटसाइड J&K। ऑलमोस्ट आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम द पास्ट 2 years, जब से मुझे नेशनल में रिकॉग्निशन मिली है एज अ कमेंटेटर। तो पहले क्या होता था कि मुझे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती थी ट्रैवल करने में, यहाँ से गाड़ी में, फिर जम्मू से फिर गाड़ी से ड्रॉप, और लोकल ट्रांसपोर्ट में ये बहुत कठिन था मेरे लिए, बिकॉज बीइंग अ स्पेशली एबल्ड। तो जितना स्पेशली एबल्ड इंसान को एक आसान ट्रैवल मिले, उतना उसको अच्छा मतलब महसूस होता है और वो कंफर्टेबल फील करता है। सबसे पहली चीज़, मुझ जैसे इंसान के लिए अकेले ट्रैवल करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आप यकीन मानिए, मुझे मज़ा आता है अकेले में ट्रैवल। मुझे बोलते हैं दोस्त लोग बोलते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते हैं हम साथ आएंगे। मैं बोल रहा हूँ नहीं, अभी मुझ में जितनी अभी हिम्मत है और मुझ में अभी जितनी जान है, जितनी गैरत है, जितनी ताकत है, मैं उसको अभी इस्तेमाल करूँगा। जब मुझे लगेगा कि नहीं, अब मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, तब मैं दूसरे बंदे को ले जाऊँगा साथ। हाँ, यहाँ पे अपने वंदे भारत का जिक्र छेड़ा, किसी भी मतलब ये चीज़ के बगैर मैं कह रहा हूँ, जब मैंने वंदे भारत में हाल ही में ट्रैवल किया, यकीन मानिए मुझे और भी ज़्यादा अपने प्रोफेशन से मोहब्बत हो गई है। वो इस वजह से कि मेरा ट्रैवल अब आसान हो गया है।
मैं भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये फैसिलिटी, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी जीते जी मेरी ज़िंदगी में जब मुझे ट्रैवल की ज़रूरत थी, आप यकीन नहीं करेंगे 6 जून को इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो रेल प्रोजेक्ट था फ्रॉम श्रीनगर टू कटरा, और 7 को मेरा ट्रैवल था। तो एक दिन जब मैं दूसरे दिन मैंने टिकट निकाली, इजीली टिकट वाज अवेलेबल फॉर मी बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन और एंड कंसेशन आल्सो। तो मैंने टिकट निकाली, मैंने मन बनाया था कि मुझे गाड़ी से जाना है, और मैं सोच रहा था कि अब मुझे ये कठिनाइयाँ उठानी है, वो चीज़ें फेस करनी है। अचानक से जब मैंने न्यूज़ सुनी कि ट्रेन जा रही है, तो मैंने सिंपली ऐप खोली, टिकट निकाली, टिकट अवेलेबल थी, सीट अवेलेबल था, मैं गया, और इतना मैंने बेहतरीन ट्रैवल एक्सपीरियंस किया, आप समझेंगे कि नहीं। लेस देन 2 आवर्स में मैंने जम्मू तक का सफ़र तय किया, और वो सफ़र तय करके मुझे क्या लगा, आई फील, जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा, आप यकीन नहीं करेंगे व्हाट वाज दैट फीलिंग। और मुझे मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं किस तरह से और कैसे शुक्रिया अदा करूं भारत सरकार का कि जिन्होंने ये फैसिलिटी अवेल कराई लोगों को। इट इज़ नॉट ओनली फॉर मी, बट मैं यहाँ पे इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मुझ जैसे इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब ला सकता है। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि व्हीलचेयर प्रीमियर लीग से पहले आपको मौका मिला था कामया क्रिकेट लीग में कमेंट्री करने का, तो उसका, इसका, व्हीलचेयर प्रीमियर लीग का, और जो आप लोकल यहाँ पे कमेंट्री कर रहे थे, कितना ज़्यादा डिफरेंस और कितना ज़्यादा बूस्ट मिला आपको, और वहाँ तक आप कैसे पहुँचे, उन्होंने आपको कांटेक्ट कैसे किया? देखिए, सबसे बड़ी बात थी पहले जब मैंने स्टार्ट किया कमेंट्री, अपने गांव से बाहर निकलना, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलना, उसके बाद ऑल ओवर अपने यूटी से बाहर निकलना। तो अब जब आपको आपने जो फील्ड चुना है, डेफिनेटली यू नीड टू गो आउटसाइड योर यूटी और आउटसाइड योर स्टेट। सो ये चीज़ मेरे लिए बहुत कठिन थी कि मैं अपने आप को रिकॉग्नाइज कैसे करूं बाहर। तो जब लोगों ने मुझे एक बार सुना, बार बार उन्होंने इनवाइट किया, यही दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इनका जो नेटवर्क, ये बहुत थ्रू आउट इंडिया बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये बार बार मुझे मौके दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लोगों से। तो वहाँ पे एक्चुअली जो कामाख्या क्रिकेट लीग का आपने जिक्र छेड़ा, जो कामाख्या क्रिकेट लीग है, ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुई हैं नोएडा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो इन्होंने जब कमेंट्री सुनी मेरी, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। ये एक इनके जो चेयरमैन हैं, उनका बॉलीवुड के साथ बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो टाइफा अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, डॉक्टर शमीम अहमद खान, तो बहुत बड़े एक टाइकून हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था लीग। एंड बिलीव मी, जब मुझे वहाँ कमेंट्री करने का मौका मिला, एक एटमॉस्फेयर था इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं उस लेवल पे पहुंचा, जिसमें वो भी नेशनल लेवल का टूर्नामेंट था, जिसमें अलग अलग स्टेट्स की 6 टीमें थी। और जब मैंने वहाँ पे कमेंट्री की, बिलीव मी, जो भी गेस्ट वहाँ पे आया, चाहे पॉलिटिशियंस आए, चाहे बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी वो वहाँ पे आई, चाहे फोर्स से जो कनेक्टेड पर्सनैलिटीज़ थी वो वहाँ पे आए, या अगर मैं कहूँ क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स वहाँ पे आए, भारत के एक्स क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, व्हेन दे लिसन माई कमेंट्री दे गॉट रियली इम्प्रेस्ड। और उन्होंने वहाँ उनके चेयरमैन से बोला कि आपने इस बंदे को लाया कहाँ से है। सो उसके आधार पे जब उन्हें लगा कि नहीं, हमें रेस्पॉन्स मिला है सुनने वालों से बहुत अच्छा कि ये कमेंट्री बहुत अच्छी करता है, और ख़ुद भी वो बहुत मुतासिर हुए, दे आर इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद मी, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भारत में जहाँ कहीं भी हमारी कामाख्या क्रिकेट लीग होगी तो हम आपको इन्वाइट करेंगे, एक बहुत बड़ा आपको ये देंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, आप जम्मू कश्मीर से बाहर इंट्रोड्यूस हुए, नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुए, बीइंग ए स्पेशली एबल्ड। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था, और आज मेरे साथ हज़ारों लाखों हैं। तो मैं शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का, और शुक्र सभी उन दोस्तों का, सभी उन ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे यहाँ इस लेवल तक लाया। और मुझे बिल्कुल अब यकीन है कि जबकि मैं यहाँ तक भी पहुँचा, इससे आगे भी मेरी राहें हमवार हैं, और बिलीव मी बहुत जल्द जो है एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिलने वाली है। आई होप सो। अच्छा, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, कंट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो भी वहाँ पे स्पेशली एबल्ड जितने भी प्लेयर्स हैं, या आपकी भी बात करेंगे, आप भी स्पेशली एबल्ड ही हैं, तो जो कंट्रैक्ट वहाँ पे दिया जाता है, क्या वो मैच फीस
मैच फीस होती है या फुल फ्लेज्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट? ये देखिए सीजन वाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे खिलाड़ियों के साथ होता है चाहे कमेंटेटर्स के साथ होता है, अलग अलग होती है। खिलाड़ियों की अपनी अलग कैपेबिलिटी कैपेसिटी होती है उनकी, या कमेंटेटर्स का अलग से, लाइव स्ट्रीमर्स का वगैरह वगैरह। तो ऑलमोस्ट मतलब कि सीज़न वाइज वो कोशिश करते हैं कि इसको एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिले, बहुत बड़े पैमाने पे वो पॉलिटिशियंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, और स्पॉन्सर्स, जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स सामने आ जाते हैं, खुद ही सामने आ जाते हैं कि हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम इतना हेल्प कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं। तो यकीन मानिए एक फैमिली की तरह वो सामने आते हैं, और जो प्यार वहाँ पे मिलता है मैंने कहीं देखा नहीं है। तो आई बिलीव कि जो इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग है, जो बाहर भी टूर्नामेंट्स होते हैं जिनमें मुझे इन्वाइट किया जाता है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी क्रिएट होने वाले हैं। तो ये साल ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा साल निकला है, जितने भी महीने गुजरे हैं, क्योंकि हाल ही में मुझे याद आया मई में आपको अभयकांत चतुर्वेदी इंटरनेशनल कमेंटेटर अवार्ड मिला है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यकीनन देखिए, छोटा अवार्ड तो है नहीं वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरे करियर के लिए, मेरे कमेंट्री करियर के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और बहुत बड़ा पुशअप था। जो आपने कमेंटेटर अवार्ड का जिक्र किया, अभयकांत चतुर्वेदी अवार्ड, असल में हालांकि मैंने ये डिस्क्लोज अभी नहीं किया था, लोग भी काफ़ी सवालात पूछ रहे थे कि ये अवार्ड है क्या। अभयकांत चतुर्वेदी ये जो थे, ये भारत के पहले टेलीविज़न कमेंटेटर थे। सबसे पहले इनका जन्म 1938 में हुआ था। तो टेलीविज़न कमेंट्री जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले टेलीविज़न कमेंटेटर अभयकांत चतुर्वेदी थे, बॉर्न इन आगरा। तो उनके नाम के साथ जो अवार्ड, ये जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने अवार्ड सेरेमनी, जो सालाना अवार्ड सेरेमनी होती है एनुअल, तो उसमें मेरी नॉमिनेशन आई थी कि बेस्ट कमेंटेटर, और ये अवार्ड लेना मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, बहुत बड़ी फ़ख्र की बात थी कि इस हैसियत के नाम के साथ, इस शख्सियत के नाम के साथ जो अवार्ड मंसूब किया गया है, इंटरनेशनल कमेंटेटर अवार्ड, तो वो मुझे मिला। और वो इतना ही नहीं, उनके बेटे के हाथ से मिला, जो खुद एक बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है फिल्म इंडस्ट्री की, अभिनव चतुर्वेदी जी। उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे वो अवार्ड दिया। आगरा में जब मुझे फेलिसिटेट किया गया, अवार्ड शॉल उन्होंने डाली। तो यकीन मानिए उस चीज़ से मेरे करियर को एक बहुत बड़ा बूस्ट अप मिला। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी अभी तक की मेरे कमेंट्री करियर में। तो आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि कमेंट्री की बात करेंगे, कमेंट्री कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कमेंट्री करना इज़ अ वेरी इजी जॉब। माइक उठाओ, कैमरा के सामने जाओ, एवं कैमरा तो खुद की तरफ होता भी नहीं है, वो प्लेयर्स की तरफ होता है, आप पीछे से बोलते जाओ। लेकिन कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका एक कमेंटेटर को ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये प्रोफेशन के रिलेटेड सवाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना टफ जॉब कमेंट्री करना है, क्योंकि एक तो आपको एज ए प्रेजेंटर काम करना है, आप खेल को प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके पास वो IQ, आपके पास वो पिकअप इतना अच्छा होना चाहिए गेम के रिगार्डिंग। आपको इस गेम को लोगों तक पहुंचाना है, ना सिर्फ एक ब्रिज के तौर पर काम करना है, बल्कि उनको गेम को अंडरस्टैंड कराना है। जो चीज़ वो नहीं समझ रहे हैं वो चीज़ उन्हें समझाना है, दैट इज़ कमेंट्री। और इसमें कितने लवाजमात होते हैं, कितने अज्जाई तरकीबी, हम उर्दू में मैंने पढ़ा है, जुज होते हैं। तो वो चीज़ एक कमेंटेटर के अलावा मुझे नहीं लगता कि आम इंसान जानता है। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। आप देख सकते हैं, आप आए दिन आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल फलां कमेंटेटर को बैन कर दिया गया, उस कमेंटेटर को बैन कर दिया गया क्योंकि उसने ऐसे बोला है। तो जब यहाँ पे इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को बैन कर दिया जाता है कोई ऐसी चीज बोलने से जो नहीं बोलनी चाहिए, विच मीन्स कि कमेंट्री इज नॉट एन ईजी जॉब। आपके इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को मिस्टेक्स होती हैं, बिल्कुल, और उन्हें बैन कर दिया जाता है। तो अब आप एक इस नाचीज को ले लीजिए, मैं किस तरह से इस कमेंट्री को हैंडल करता हूं। हालांकि मैं सीखते सीखते सीख गया हूं। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि आपने कोई इंस्टीट्यूशन में कमेंट्री सीखी है, आप कहीं कोई कोर्स आपने किया है, तो मेरा जवाब साफ तौर से ना होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कमेंट्री है क्या असल में, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये एक चीज़ से लेकर नहीं बनती है, आप एक चीज़ को लेकर कमेंटेटर नहीं बन सकते हैं। ये हज़ारों सैकड़ों चीज़ें आपको कमेंटेटर बनाती है। इट्स अ कलेक्टिव थिंग विच मेक्स यू अ परफेक्ट कमेंटेटर। सो उसके दौरान आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और आपके पास स्पेशलिटी है क्या, आपकी वॉइस, आपकी वोकेबलरी, आपको गेम के बारे में अंडरस्टैंडिंग, आपके नोट्स, डिपार्चर, अराइवल,
ये किस तरह का है, आप किस तरह से लोगों को इंटैक्ट रखते हैं गेम के साथ, आप बायस्ड, आपको बायस्ड नहीं होना है, आपको फेवरेबल कमेंट्री नहीं करनी है। किसी एक शख्स की ज्यादा तारीफें कर दी, लगेगा कि कमेंटेटर शायद इसका कोई रिश्तेदार है या शायद इसने उसको खरीदा है, या किसी टीम को लेकर के पर्टिकुलर आपको वो तरफदारी नहीं करनी है। तो वो चीज़ ख्याल रखना, एकदम से अनबायस्ड तरीके से बहुत चीज़ें इसमें हैं, बहुत चीज़ें। यकीन मानिए माइक उठाना ये उस चीज़ के बराबर है कि अगर आप एक बंदूक उठाते हैं, फिर अंधेरे में आपको बोला जाएगा कि आप फायर करो, तो कितनी कैजुअलिटी होगी। वही चीज़ मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको ये चीज़ सामने रखनी है कि आपके पास माइक है, आपके मुंह से निकलते हुए अल्फाज ये कहीं गोली ना बन जाए, ये किसी को लग ना जाए, कोई नाराज हो कोई नाराज ना हो जाए, कोई ज्यादा डिस्करेज ना हो जाए। आपसे कोई नाराज हुआ है कमेंट्री पे? देखिए हुआ है बिल्कुल। मैं ये चीज़ यहाँ देखिए, क्योंकि मैं आपको तो पता है कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन से सीखा नहीं हूँ, तो गलतियों से मैं सीखा। जब मैंने गलतियाँ की हैं मैंने सीखा है, और उसके बाद से मैंने उन चीज़ों पर काम किया। नॉट ओनली कि मैं, जब मुझे गलतियाँ होती थी, जब मुझसे कोई खिलाड़ी नाराज़ होता था, तो मोस्टली किस बात पे नाराज होते थे वो? मोस्टली मैं एक बार मैंने एक बॉलर को बालाजी कहा, तो उसको पता नहीं क्या, मैं खुद, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मतलब इसकी तजलील करना इसको, क्योंकि उसका बॉलिंग एक्शन ही मुझे वैसा दिखा। तो क्या होता है, मैच के बाद मुझे कॉल करता है, आपने मुझे बालाजी क्यों बोला? मैंने बोला भाई अगर मैं शोएब अख्तर बोलता तो शायद आपको अच्छा लगता। बालाजी भी इंटरनेशनल बॉलर थे, तो उससे बोला नहीं, मैं तो, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला अच्छा चलो, मैं अपनी तरफ से अपोलोजाइज करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा से मैं ख्याल रखूँगा। तो मैंने गलतियाँ एक्सेप्ट की हैं, ऑल्दो कि मेरा इंटेंशन गलती करने का होता नहीं था, लेकिन मैंने गलतियाँ एक्सेप्ट की हैं और उन पे उसके बाद मैंने काम किया है। बहुत सारी गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं जिससे लोग मुझे नाराज़ हुए हैं, लेकिन इंडिविजुअली उन्होंने मुझे फ़ोन में, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे गलती का एहसास दिलाया और मुझे सिखाया। बहुत लोगों ने, हाँ इतना ही नहीं, बहुत लोगों ने मुझे सिखाया भी। जब आफ्टर कमेंट्री उन्होंने मुझसे बातचीत की, उन्हें बोला कि भाई आप यहाँ पे ऐसे ऐसे किया करना, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ एक कलेक्टिव, आप जब आपको लोग सुनते हैं, जब आपको लोग देखते हैं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी अपनी अपनी तजवीज़ देते हैं, वो भी अपना अपना मशवरा देते हैं। एंड बिलीव मी, मैंने किस तरह से वो मशवरे लिए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई बला हूँ, मैं वो चीज़ हूँ, ये चीज़ हूँ, मैं क्यों इसकी बात मानूंगा। यकीन मानिए मुझे इतना अच्छा लगता है जब लोग मुझे सजेस्ट करते हैं। हाँ, मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो जाती है कि इसने मुझे ये चीज़ सिखाई है। और पब्लिकली नहीं बोली, पर्सनली आके बोली, चाहे मुझे पब्लिकली भी कोई बोले, आई डोंट माइंड एट ऑल। मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे 10 लोगों को पता चलता है कि मेरी कमज़ोरी है कहीं ना कहीं, तो मैं वो चीज़ पॉजिटिवली ले लेता हूँ और उस पर काम करता हूँ यहाँ से जाके। तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिन्होंने मुझे मेरी प्रोफेशन में गलतियाँ निकाली है और फिर मैंने उसके ऊपर काम किया है। तो जब आप मैच के लिए कमेंट्री करने जाते थे, पहले की बात करते हैं, कुछ साल पहले की बात, और प्लेयर्स के साथ ऑब्वियसली फिर जान पहचान बढ़ी जाती है, तो कभी कोई ऐसा प्लेयर आपको मिला है मैच होने से पहले, उसने बोला यार मेरे लिए कुछ बड़ा चढ़ा के बोल दे? हाँ, ये तो अक्सर होता है, ये तो अक्सर होता है। देखिए बहुत, ये सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बियॉन्ड कमेंट्री लोग ये भी लिखते हैं कि इरफान भाई इज़ अ गुड पर्सन बाय नेचर। तो मैं जब, देखिए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस कमेंट्री के फील्ड से। अगर आज से आप 4 साल पहले की मेरी ज़िंदगी की किताब खोलेंगे तो मैं, एक चीज़ मुझ में आ गई, मैं वो कहते हैं ना, जितना ऊपर वाला बंदे को जितनी इज्जत बख्शता है, उतना उसको चाहे कि वो अपने अंदर एक नदामत लाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हमें ये चीज़ सोचनी। मैं इतना मतलब हम्बल हो जाता हूँ जब मुझे बाहर सड़क पे कोई मिलता है, चाय के लिए पूछता है, घर आने के लिए पूछता है, जूस पिलाता है, पानी पिलाता है, तो मेरी नज़रें बिल्कुल, मैं एक नदामत के साथ उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ कि ये भी है कि इसने मुझे इतनी इज्जत दी। हाँ, बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या खिलाड़ियों ने बोला है कि मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला करें, तो वो आते हैं, खिलाड़ी सभी आते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तो जब आते हैं कि भाई आज हमारे घर वाले मैच देख रहे हैं, आज वो देख रहा है, आज मेरा दोस्त देख रहा है, आज मेरा चाहने वाला देख रहा है, तो प्लीज़ अब मेरी इज्जत रख लेना, मुझे बड़ा चढ़ा के बोल देना। तो मैं भी फिर हालांकि मैं उसको बोलता हूँ कि बस आप 2-3 शॉट्स अच्छे खेले, बाकी काम मुझ पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बड़ा चढ़ा के बोलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा चढ़ाने के लायक आप परफॉर्म करें। हाँ। कि मुझे भी मौका मिले।
तो बहुत प्यार करते हैं सभी खिलाड़ी मुझसे, चाहे कश्मीर के हैं चाहे आउटसाइड कश्मीर हैं, बहुत प्यार मिलता है और बहुत शुक्रिया उनका। तो यहाँ पे आप करते हैं ऑनलाइन कमेंट्री, वहाँ यहाँ पे लाइव जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन सब कुछ होता है। लेकिन जब आप व्हीलचेयर प्रीमियर लीग पे गए थे, इंटरनेशनल व्हीलचेयर प्रीमियर लीग पे, वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पे कैसा था कमेंट्री का माहौल? वहाँ पे आप ऑनलाइन भी जाते थे और प्रेजेंट जो स्टेडियम में कमेंट्री होती थी वो भी आपकी के साथ कनेक्टेड थी? यहाँ की कमेंट्री और बाहर की कमेंट्री में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो इस वजह से है कि बाहर जब भी मैं जाता हूँ आउटसाइड जैन के, वहाँ पे बड़े बड़े डीजे स्पीकर्स इंस्टॉल किए जाते हैं पूरे मैदान में, ग्राउंड पे। तो लगभग वो 12-20 लाख का वो डीजे सिस्टम होता है, जहाँ पे मुझे वो माइक दिया जाता है और मेरी आवाज़ इतनी गूंजती है, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे खुद भी मज़ा आता है फिर, जिस वजह से मैं थकता नहीं हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं खुद की कमेंट्री एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा बहुत कम आप सुनेंगे कि कोई बंदा खुद की काम को एंजॉय कर रहा है। तो ये चीज़ देखिए, जब आपको अपने काम में मज़ा आएगा ना, चाहे मजदूरी ले ले, जो मजदूर, जिस मजदूर को अपनी मजदूरी से मोहब्बत होती है ना, वो कभी थकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वैसी ही बात मेरे साथ है। मैं कभी वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बाहर 50 डिग्री गर्मी में मैं कमेंट्री दिन में 3-3 मैचेस करता हूँ, और वो भी लाउड स्पीकर पे कमेंट्री। वो एक तो लाउड स्पीकर पे भी जाती है, दूसरा यूट्यूब वहाँ पे ज़्यादा लाइव करते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग पे भी जाती है। लेकिन वहाँ पे जो माहौल क्रिएट होता है मेरी कमेंट्री से, जो सुनने वाले आते हैं, जो गेस्ट्स आते हैं, जो यकीन नहीं करेंगे आप, इस साल जब IWPL में गया, इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग में, बाहर रोड से जो गाड़ियां चलती थी, जो क्रिकेट के साथ इंटरेस्टेड थे, वो गाड़ियां साइड में पार्क करके ग्राउंड में आ जाते थे कि ये मतलब ये माहौल, ये कमेंट्री चल कहाँ रही है, हम क्या सुन रहे हैं। तो दिस अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माय वर्क, दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कमेंट्री। उसके बाद वहाँ पे जो माहौल क्रिएट, नॉट ओनली सुनने वालों को मज़ा आता था, बल्कि खेलने वालों को भी मज़ा, वो भी मुझे फीडबैक देते, इरफान भाई हमें तो आज बड़ा मज़ा आया। और जो एक अच्छी इनिंग्स खेलता था, यकीन मानिए, आप मेरी बात छोड़िए, जो अभी मैंने मैन ऑफ द सीरीज़ का जिक्र किया वहाँ पे, उससे जाके पूछे कि जब इरफान कमेंट्री करता है, आप जब खेलते हैं तो आपको कितना अंदर से वो एंथुसियाज्म मिलता है, वो जोश जज्बा मिलता है, जब आप एक छक्का लगाते हो और फिर मेरी कमेंट्री के जरिए से आप अपना वो शॉट डिस्क्राइब होते हुए सुनते हो, फिर दूसरा शॉट खेलने का आपको किस तरह से वो कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। तो वो लाउड स्पीकर पे कमेंट्री, वो भी एक बहुत, क्योंकि वहाँ पे जो भी आता है, नॉट ओनली मैं सुनता हूँ, नॉट ओनली लाइव पे देखने वाले सुनते हैं, बल्कि वहाँ पे प्रेजेंट जो लोग होते हैं वो भी सुनते हैं। AVCL की बात करेंगे, जल्दी जो है एक लीग होने वाली है AVCL, उसके बारे में सुना है, आपने ऑडिशन भी दिया है जी, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा उसका? एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग, जो कि सब दोस्त जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी क्रिकेट लीग होने वाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर से भी क्रिकेटर्स जाएंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब उसका सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रायल्स प्रोसेस शुरू होगा। तो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था कमेंट्री के लिए। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि वो एक कोशिश, जिस तरह से IPL हम देखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, भोजपुरी, हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश, जैसे भी गुजराती वगैरह, ये लैंग्वेजेस, तो इन्होंने EVCL में, जिसको इरफान पठान सर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या सोचा है कि इन्होंने कश्मीरी कमेंट्री को इंक्लूड करने का मंसूबा तैयार किया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कश्मीरी कमेंटेटर्स का ऑडिशन लिया है, जिसमें मैंने भी ऑडिशन दिया है। और होपफुली मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मुझे उसमें मेरा सिलेक्शन होगा, और मुझे बड़ा फ़ख्र होगा कि अगर मैं उसमें सिलेक्ट हो गया, मैं अपने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एज ए कश्मीरी कमेंटेटर पहली बार सर्व करूँगा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आई एम वेरी मच होपफुल। और उसके बाद इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई, तो आइंदा मेरा ख्याल है कि वो IPL में भी इंट्रोड्यूस होगी कश्मीरी लैंग्वेज, और ये चीज़ अब घर घर क्रिकेट जाएगी, क्योंकि सब अब देखना पसंद करेंगे। क्योंकि जब कश्मीरी में आप कमेंट्री सुनेंगे एज ए कश्मीरी, अपनी मदर टंग के साथ हर किसी को मोहब्बत होती है, जैसे बाहर, जैसे हरियाणवी वगैरह, भोजपुरी, इस तरह से कश्मीरी। तो मैं इस स्टेप के लिए सबसे पहले EVCL की पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ अपने इस माध्यम से कि उन्होंने ये स्टेप उठाया, ताकि हमारे जो बाप दादा वगैरह, ये सब जो भी बाकी लैंग्वेजेस समझ नहीं पाते, वो भी अब उसको समझेंगे और उस तरह के क्रिकेट को देखेंगे। और इतना ही नहीं, बिलीव मी, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी फिर कश्मीरी कमेंट्री सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें एक अलग ही मज़ा है। तो आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप मुंसलिक रहे हैं काफ़ी टाइम से क्रिकेट के साथ, अगर कश्मीर की बात करें या होल J&K की बात करें, तो अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो यहाँ के प्लेयर्स का, क्योंकि आए दिन ये सुनने को मिलता है यहाँ के क्रिकेटर्स से कि हमें मौका नहीं मिलता,
हमें मौका नहीं दिया जाता, हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती कि हम अपना स्किल दिखाएं, हम अपने आप को बूस्ट कर पाएँ। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो, या तो JKCA को सजेस्ट करना हो या यहाँ के प्लेयर्स को सजेस्ट करना हो, क्या कुछ वो चीज़ होगी जिनसे उनको जो है आगे जाके हेल्प मिलेगी? डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं दो चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है यहाँ का माहौल, यहाँ का टैलेंट किस तरह से टैलेंट की जगह पे ही रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। शायद मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, और इससे बड़ी एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, हाल ही में मैं एक स्पोर्ट्स से मुंसलिक एक शख्सियत है, मैं उनके पास जब अपनी फ़ाइल लेके गया तो उन्हें लगा कि शायद ये एक ऐसे अपाहिज इंसान सामने कोई शायद कुछ मांगने आया है, शायद कोई पोस्ट मांगने आया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे पास कमेंट्री का कोई पोस्ट नहीं है वगैरह वगैरह। मैंने बोला कि मैं पोस्ट मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ये अपनी काबिलियत इस फाइल में लेके आया हूँ। इस काबिलियत के आधार पे आप मुझे कहीं पे एक ओवर का मुझे मौका दें। मैं वही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ आपको कि मुझे एडजस्ट करे किसी क्लास 4th पोस्ट में या वो ये वगैरह। मैंने मेहनत उसके लिए नहीं की है। मैंने भीख मांगने के लिए मेहनत नहीं की है। मैंने मेहनत की है अपने इस टैलेंट को किसी जगह पे मुझे रिकॉग्निशन मिले। तो ये माइंडसेट है। ये अगर आप टैलेंट का आप करेंगे क्या, मुझे आप बताइए ना। आप जितने भी यहाँ लड़कों ने ड्रग को तरजीह क्यों दी? जब ऐसा ही हुआ, आपके पास टैलेंट है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। जब मैं इतना मैंने अपने चेहरे को काला, ये अब मेरा फेस देख रहे हैं, ये आज से 4 साल पहले ब्राइट था। मुझे फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जब मैं पोस्ट चढ़ाता था, लेकिन आज मैं 4 फिल्टर इस्तेमाल करता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मैं फिल्टर इस्तेमाल करता हूँ। वो इस वजह मुझे बड़ा फख्र है कि मैं फिल्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा चेहरा मेरी मेहनत की वजह से काला हो गया। तो ये दो चीज़ों से काला चेहरा होता है। एक चीज़ से जब आप कोई नेगेटिव काम करते हैं तो आप, वो कहते हैं ना कि मुंह काला करके आ गया, तो वो चीज़। दूसरी चीज़, आप मेहनत से भी, चेहरा खाली काला गंदे कामों से नहीं होता है, मेहनत से भी चेहरा काला होता है। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि 2 चीज़ों को आप पकड़ के रखिए, एक मेहनत, दूसरा सब्र। बिल्कुल। आप चाहे मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यकीन मानिए मेहनत कभी ज़ाया होती नहीं है। मेहनत करते रहिए, ऊपर वाले से एक अच्छा कांटेक्ट बना के रखिए, उससे लगातार मांगते रहिए कि हमारे लिए कोई ना कोई राह ऐसी बनाए कि जो हमारे लिए अच्छी हो और हमारी मेहनत के मुताबिक हमें नवाजे। क्योंकि ऊपर वाला हर उस इंसान को देता है जो उसको लगता है कि नहीं, इसकी मेहनत मुझे पसंद आ गई। और बिलीव मी, वहाँ से रास्ते खुलेंगे जहाँ से आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ पे मैं उनके लिए ये चीज़ कहूँगा, आप चलते रहिए, हिम्मत मत हारिए। कहीं ना कहीं आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है और आपके लिए आपकी मंजिल खड़ी है। बस यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। और ये एक चीज़, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर मैं कहूँगा, अगर मैं आज कामयाब हो जाऊँगा, लोगों को पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है और मैं कामयाबी डिजर्व करता हूँ। लेकिन अगर शायद मैं पहले ही कामयाब हो गया होता तो विदाउट हार्ड वर्क मुझे कोई मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि मैंने संघर्ष देखा ही नहीं था। कामयाबी का भी उसी कामयाबी में मज़ा होता है जिसमें आपने स्ट्रगल देखा। तो मैं उनको कहूँगा कि आप आगे चलते। मैं यहाँ जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपने नॉमिनेट किए हुए हैं, 20-30 क्रिकेटर्स, आप खाली उनको लेकर चलते हैं, उन्हें भी लेकर चलिए। मुझे कोई उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, बल्कि वो हमारे कश्मीर की शान है। लेकिन अगर आप 5 खिलाड़ी वो लेते हो, एटलीस्ट 3 या 4 लोकल्स भी ले लो उनके साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ चलनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। तो हमें दिए से दिए को जलाना है। नॉट ओनली हमें एक ही चीज़, ये अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मार्क्सिज्म थोड़ी सभी ने सुनी होगी ना, जो कार्ल मार्क्स थे, वो यही चीज़, वो उनका माइंडसेट यही था। तो हमें एक ही चीज़ को लेके नहीं चलना है, हमें सबको हाथ में हाथ
पकड़ के आगे चलना है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बड़ी बड़ी लीग्स ऑर्गेनाइज करने वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूं, ओनर्स जो भी हमारे बड़ी बड़ी टीम्स के यहाँ कश्मीर है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं, और जो बड़े बड़े खिलाड़ी है, रिकॉग्नाइज खिलाड़ी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इन छोटे छोटे नौजवानों को भी अपने साथ लेके चलिए, इनकी जितनी हेल्प हो सके उतनी कीजिए, चाहे इक्विपमेंट्स के हिसाब से, चाहे आप खेल के हिसाब से, चाहे मौका दे तो दे, एटलीस्ट उनमें भी वो पोटेंशियल, कहीं ऐसा ना हो कि उनमें वो टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं दब जाए, वो खत्म हो जाए, और वो उस रास्ते पर चले कि कल ऊपर वाले के सामने आपको जवाब देना पड़े कि आपके पास जो अथॉरिटी थी वो आपने इस्तेमाल नहीं की और इस बंदे को आपने सपोर्ट नहीं किया। तो उस टाइम आप क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है कि शायद उस टाइम आपके पास जवाब नहीं होगा। तो बेटर इज टू इनको हमें साथ साथ ले चलना है, हर किसी को सपोर्ट करते रहिए और आगे चलते रहिए। तो आपके हिसाब से कोई ऐसा क्रिकेटर है जे.एंड.के में जिसको, जो आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट था लेकिन इसको जो है मौका नहीं दिया गया? देखिए, मैं समझता हूं सबसे पहले जो यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं अगर आपको डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, मैं नाम लूंगा। मैं समझता हूं कि हर किसी इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से मिलता है। बिल्कुल ठीक है, तो जो भी हमारी वादी के बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर्स, लेकिन कुछ आपको नहीं लगता है कि कुछ लोग जो है वो फॉर्चुनेट होते हैं? किस्मत बिल्कुल 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 किस्मत भी होती है, फॉर्चून भी इसमें बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। और मैं समझता हूं कि हमारी वादी में कम से कम जो हमारे पास टैलेंट है, जो खिलाड़ी है, आईपीएल में एक टीम होनी ही होनी चाहिए थी। ये चीज़ है। आप हैरान होंगे कि मतलब अभी सिलेक्टेड खिलाड़ी जो राशिक सलाम निकले हैं उनको भी खाली एक मैच शायद खिलाया गया, 2 मैचेस खिलाए गए, उसके बाद वो बेंच प्लेयर बन के रहे। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप जम्मू कश्मीर से एक खिलाड़ी को ले रहे हैं, उसको भी एक मौका, एक मैच दे रहे हैं, वो क्या परफॉर्म करेगा वहां पे? आप मंजूर पांडव की मिसाल ले लीजिए, जिसे आईपीएल बॉय कहा जाता है। मुझे खुदारा बताइए कौन सा मैच उसे खिलाया गया? वहां पे लिया गया, उसने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया, बट कोई मैच उसने खेला ही नहीं। दैट इज अनफॉर्चुनेट फॉर अस। ये हमने वो टैलेंट वो टैलेंट जाया हो गया मंजूर पांडव का, जिसका नाम लेते ही पूरे जो कश्मीर के जो क्रिकेटर्स हैं वो उनमें कहीं ना कहीं वो जज्बा आता है। मैं वो मंजूर पांडव की बात कर रहा हूँ। कम से कम एटलीस्ट अगर वो वहां तक गया, कम से कम 1-2 मैचेस उसको देने चाहिए थे। तो इसी तरह से आप जहांगीर लोन का जिक्र कीजिए, आप इश्तियाक रसूल का जिक्र कीजिए, आपको ऐसे मतलब बहुत खिलाड़ी मैं जिनका आदिल काचरू का जिक्र कीजिए। तो ये ऐसे मतलब कि लोग एवी इनको पसंद नहीं करते। ये उस काबिल है, ये उस काबिल है, उस लायक है। तो मैं समझता हूं कि एटलीस्ट जो बीसीसीआई है उन्हें ध्यान देना चाहिए इन क्रिकेटर्स को, या बीसीसीआई से पहले जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है यहाँ पे, जो अंडर बीसीसीआई काम करती है, उन्हें एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ये अपने हैं, वो है, ये है, तो यहाँ पे ये इस चीज़ की तरफदारी, वहाँ पे वो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जो हमारा क्रिकेट बोर्ड यहाँ जेकेसीए है वो इससे बहुत पीछे है, उनको टैलेंट की परख है ही नहीं। मतलब वरना मुझे आप एक बात बताइए, आपके सामने 30-40 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पीछे पूरी कश्मीर की आवाम पागल है, तो जेकेसीए क्यों नहीं है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, वो क्यों नहीं है? तो मैं समझता हूं, देखिए परवेज रसूल साहब, ठीक है, वो भी इंटरनेशनल खेले, आईपीएल भी बहुत कम खेले, लेकिन खेले। क्या वो टैलेंट ऐसे जाया होना चाहिए था? क्या हमारे क्रिकेटर्स ऐसे इस तरह से 1-2 मैचेस खेले फिर आ गए, अब कोई वैल्यू नहीं? तो ये चीज़, इस चीज़ से मुझे बड़ा अफसोस है, ये बहुत अफसोस है मुझे। यहाँ पे तो कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल है, कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल है, जो हमारे खिलाड़ियों की ये कदर ही नहीं हो रही है। उमरान मलिक की अगर बात करेंगे, पहले कुछ टाइम पहले अगर उसकी बात करेंगे तो बड़ा फेम उसको मिला था, स्पीड गन नाम रखा गया उसको, बहुत अच्छी स्पीड है उनकी, लेकिन फिर भी इस आईपीएल में देखा गया उनको भी मौका नहीं दिया गया। देखिए, नॉट ऑन स्पीड, नॉट यहाँ पे आप स्पीड ही खाली काम नहीं करती है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उसमें अगर वो देखे तो वो लैग कर गए, वो स्विंग वगैरह, बिकॉज जो उन्हें मौका दिया गया, जम्मू के हमारे वो बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, तो मौका दिया गया, लेकिन सिलेक्टर्स के हिसाब से क्या कुछ होता है, क्या कुछ वो देखते हैं, दे नॉट ओनली कंसीडर स्पीड, दे कंसीडर स्विंग एज वेल, वो देखते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। स्पीड पे पॉसिबल है स्विंग करना? 153, 154 पे वो ओब्वियसली आप देखिए दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों को देखिए, ब्रेट ली को देखिए, शॉन टेट को देखिए, शोएब अख्तर को देखिए,
ये चीज़ देखिए ना, आप वकार यूनुस को देखिए जो हवा में बातें कराता था गेंद को, आप वसीम अकरम को देखिए, आप जसप्रीत बुमराह को देखिए, ये उनका फोकस खाली स्पीड था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, जो फास्टेस्ट डिलीवरीज का अवार्ड उन्हें बार बार मिलता था, फास्टेस्ट डिलीवरीज जो आईपीएल में उस सीजन में था कि सबसे ज़्यादा तेज गेंद, तो कई बार उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन आई फील कि वो काफ़ी महंगे भी रहे थे, एक्सपेंसिव बॉलर थे रनों के हिसाब से, तो खाली वो चीज़ मैटर नहीं करते। यहाँ पे आपका बहुत चीज़ें वो आप, क्योंकि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ें आती हैं सामने, तो बॉलर एक ऐसा होना चाहिए जो विकेट टेकिंग हो। लाइक जिस तरह से हम जसप्रीत बुमराह को देखते हैं, जब भी उन्हें गेंदबाजी दी जाती है, जब भी भारत को विकेट की ज़रूरत होती है, सो ही डिलीवर्स अ पंच, वो विकेट दिला देता है। ये है गेंदबाज। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सी बातें आपने की उन लोगों के साथ भी, सेलेक्टर्स के साथ भी, इवन ऑनर्स के साथ भी आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की, उनके लिए ये मैसेज भी पहुंचाई कि कितना ज़रूरी है अगर आप अच्छे 5-6 क्रिकेटर्स को खिलाते हैं, उसके साथ साथ जो है उससे कम खेलने वाले प्लेयर्स को भी उनके साथ मिले, ताकि उनको वो एक्सपोजर, डेफिनेटली टैलेंट है उनमें भी, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा जो लोकल क्रिकेटर्स हैं, जो यंग बडिंग एमर्जिंग टैलेंट है, मैंने उनमें बहुत चीज़ें देखी हैं, एंड दे आर रेडी टू कम्पीट विद दिस। बिल्कुल। तो ऐसी कोई लास्ट में कुछ ऐसी कोई नसीहत जो आप पूरे अवाम उन्नास के लिए देना चाहते हैं, या स्पेशली उन लोगों के लिए जो उन बच्चों के लिए जो ड्रग्स में मुलविस है, या अपने आप में कुछ उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा, या अपने एनवायरनमेंट से वो कॉन्फिडेंस वो गेन नहीं कर पा रहे, उनके लिए अगर कुछ आप बोलेंगे? देखिए, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी वन ऑफ अस। देखिए, जितनी तेज़ी से ड्रग्स करने वाले काम कर रहे हैं ना सोसाइटी में, मैं समझता हूँ उससे 10 गुना तेज़ी से हमें काम करना है ड्रग्स को रोकने में, बिकॉज हम मैदान में काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है ना, यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर बात करें हम, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कोई भी हो, बहुत आम था। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोकल क्रिकेट भी इतना एक्सपेंसिव, इतना कमर्शलाइज हो गया कि एक इंसान को वो महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ड्रग्स उससे सस्ती पड़ती है? सही है, ये बहुत अच्छा मतलब आपने पॉइंट आउट किया है। बड़ी बड़ी लीग्स जो मैं समझता हूँ, पैसा प्रीमियर लीग नाम देना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कमेंट्स में देखने वाले करेक्ट करें। पैसा प्रीमियर लीग, ये खाली पैसा, अब लाखों की वो 20-20 लाख, विनर अप 20, रनर अप ये 10 लाख, 5 लाख, समथिंग लाइक 50 लाख। तो ये चीज़ आप देखिए ना, मतलब मैंने पहले भी कहा कि आपको खाली उन खिलाड़ियों को लेकर अगर आप अपनी सोसाइटी को बचाना चाहते हैं तो ये पैसा प्रीमियर लीग आपको बंद करना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम एक तरफ से दावा करते हैं हम ड्रग्स से लड़ रहे हैं, हम उस चीज से लड़ रहे हैं जो हमारे नौजवानों को खा रही है। दूसरी तरफ से हम, आपकी बात जो वजह है सही है कि हम वो पैसा प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां पे मुझे लगता है कि ड्रग मुझे उससे सस्ता मिलेगी, सो व्हाई कांट आई ऑप्ट फॉर ड्रग्स रादर टू गो विद दिस पैसा प्रीमियर लीग। तो मैं समझता हूं कि आप इस चीज की तरफ भी ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी चीज है। आप एफोर्डेबल लीग्स जो है ऑर्गेनाइज करें, जिसमें आप इन नौजवानों को भी, जिनके गर्दनों पे तलवार चलती है, जब भी वो सुनते हैं कि हमें 10-10 हज़ार देने हैं, हमें 5-5 हज़ार देने हैं वहां से एक मैच के लिए तो खुदारा उनकी गर्दनों पर तलवार मत चलाइए, क्योंकि ये कौम है, इस कौम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस कौम को चलाना, अगर मुझे 1 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन 1 लाख लोगों के मन में मेरे अंदर कोई प्रेरणा है, मेरे अंदर कोई विश्वास है मेरे तई कि वो इस वजह से मुझे फॉलो कर रहे हैं। मेरी बात कहीं ना कहीं मतलब मायने रखती है, तो मुझ पे, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने पहले भी कहा कि कल ऐसा ना हो कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर यूथ। अगर आपको लग रहा था कि समाज जल रहा था कि आपने आग बुझाने की कौन सी कोशिश की, कम से कम वो गंदा पानी उठाइए, वही उस आग को फेंकिए। वो गंदा पानी भी आग को बुझा देता है, लेकिन बुझाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। इरफान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, J&K के नामावर कमेंट्रेटर। हालांकि J&K के अंदर ही सीमित नहीं है, अब नेशनली इनको रिकग्निशन मिली है। हाल ही में इंडियन व्हील चेयर के प्रीमियर लीग में कमेंट्री करके आए हैं। उससे पहले कामया क्रिकेट
लीग में इन्होंने जो है कमेंट्री की और बहुत सारी फैसिलिटेशन जो है इनको मिली है, अवार्ड्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन जो है इनको मिला है। और बोलते बहुत अच्छा है, नसीहत हर एक के लिए की है कि क्रिकेट को महंगा ना बनाए, क्रिकेट को इतना सस्ता बनाए कि हर कोई नौजवान जो है वो क्रिकेट खेले, कोई भी स्पोर्ट्स हो, नॉट जस्ट क्रिकेट, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, कोई भी खेल हो, उस खेल को सस्ता बनाए, अफोर्डेबल बनाए हर एक इंसान के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। उनको सोचना ना पड़े कि हमें जी ड्रग्स क्रिकेट से, फुटबॉल से सस्ती मिलती है। तो प्लीज़ इस बारे में सोचें। और इसके मज़ीद भी कई सारे सवालात हमने इरफान साहब से किए, बड़ी खूबसूरती के साथ उनके इन्होंने जवाबात दिए, और जवाबात अच्छे लगे बुरे लगे प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अगले शुमारे में जल्दी मुलाकात होगी किसी ऐसी खास शख्स के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान अनायत बे को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।